एक और स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का आज अपना 5th डे है। 4th क्लास के अंदर मैंने आपको बताया दिया था कि भारत की स्थिति किस अनुसार है, किस प्रकार से है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत जो अक्षांश है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। फिर अपन बात करते हैं दक्षिणी देशांतर की। तो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये तो हो गई अपनी भारत की जो स्थिति है मैप के अनुसार। फिर अब मैंने आपको बताया था कि जो भारत के मध्य से होकर जो रेखा गुजरती है वह कौन सी है, कर्क रेखा है। तो वह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये भी अपन को ज्ञात होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो राज्य आता है वह है गुजरात, यानी भारत का जो पश्चिमी भाग है। वैसे तो राजस्थान राज्य है लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के अंदर राजस्थान आता है, लेकिन जो कर्क रेखा है वह गुजरात से प्रारंभ होती है, फिर बाद में नीचे राजस्थान के लास्ट अंतिम दक्षिणी भाग में टच होती है। इसलिए सबसे पहले कहाँ पे, गुजरात में। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में, फिर अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, फिर एक आता है मध्य प्रदेश, फिर बाद में चलेगी एमपी मध्य प्रदेश में। इसमें मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से अपने कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से होकर ये गुजरती है। पहले सबसे पहला कौन सा राज्य आएगा, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से अपनी जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर अपन बात कर लेते हैं कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वह कहाँ से प्रारंभ होता है और दक्षिणी बिंदु कहाँ तक समाप्त होता है। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में, मुख्य जो भूमि है भारत की वो कहाँ से, उत्तर में कश्मीर से लेकर कहाँ, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, अंतिम बिंदु कन्याकुमारी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए समुद्री तल से मापा जाए तो अपना अंतिम बिंदु आएगा कोई इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार का लास्ट बिंदु है वहां तक। फिर अपन बात करते हैं और पूर्व में कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गुजरात। तो ये कहां तक है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यह तो हो गया सीमांकन भारत का किस प्रकार से है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। अब इनकी लंबाई चौड़ाई की अपन बात करते हैं तो पहले इससे पहले छोटी सी बात है कि भारत की सीमांतगत क्षेत्र, सीमांत यानी सीमा के द्वारा अपन अगर प्रदर्शित करते हैं भारत को तो वह समुद्र मील के अंदर यानी समुद्र की ओर भी है। कितने समुद्री, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, जो मैंने आपको भी बताया था अंडमान निकोबार के लास्ट बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वहां तक। तो भारत के जो नीचे समुद्र है, समुद्र के अंदर भी थोड़े आगे 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर के समथिंग भारत की जो सीमा रेखा है। फिर अपन बात कर लेते हैं भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूरी और पूर्व से लेकर पश्चिम तक दूरी, कि उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी है और भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूरी है। तो जो उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी है वह है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये अपनी जो स्थिति है वो है भारत की साधारण परिभाषा में अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार से भारत की जो रूपरेखा है वह है। मैंने आपको बताया उत्तर में कौन सा क्षेत्र, कश्मीर, और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र, कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो यहाँ तक ही है। फिर मैंने आपको बताया कि जो भारत की सीमा है वो कन्याकुमारी तक, ये समुद्री भाग के अंदर जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार के अंदर, वहां तक भारत की सीमा को सीमांकन किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की दूरी। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। फिर अब आती है बात पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, तो यह है 2933 किलोमीटर। तो ये क्षेत्र क्या है, भारत की सीमांकन किया गया है। अब देखो इन दोनों के मध्य दूरी आ रही थी, उत्तर से दक्षिण तक ज्यादा दूरी है और पूर्व से पश्चिम तक क्या है, कम दूरी है। अब ये अंतराल आता क्यों, क्या रीजन है क्या नहीं है, तो मैंने आपको जब अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताया था उसमें मैंने बताया था कि अक्षांश किस काम आती है और देशांतर रेखाएं किस प्रकार से अपना कार्य करती है। अक्षांश रेखाएं जलवायु से निर्धारित होती है, समय का मांकन या दूरियां देशांतर रेखाओं से प्रदर्शित होती है कि किस प्रकार से ये दूरियां घटती और बढ़ती जाती है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब अपन इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये दूरी किस प्रकार से आई, तो अभी मैं आपको आगे बताता हूं।
अब ये अंतर क्यों है, कौन से तथ्य पर आधारित है, यह भी अपन आगे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का परिवर्तन आता है या अंतर आता है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि दूरों की ओर जाते समय, ये बात मैंने आपको जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई थी उसमें आपको नोट करने के लिए बोला था कि जब अपन देशांतर रेखाओं की ओर दूरों की ओर जाते हैं, ध्रुव कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, और देशांतर क्या होती है, लंबवत होती है। तो जैसे जैसे अपन ध्रुव की ओर बढ़ेंगे ऐसे रेखाओं को लेके जाएंगे या मिलाएंगे आपस में, तो क्या होगी, दो रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। कहने का मतलब यह है कि देखो जैसे मान लो ये है तो अक्षांश रेखाएं ऐसी आती है, ऐसे तो आती है ना, तो ये अक्षांश रेखा जैसे ऐसे जाएंगे तो ये क्या करेगी, आपस में दूरी घटती जाती है और लास्ट में दूरों के ऊपर तो दूरी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये परिवर्तन आता है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे मान लो ये तो हो गई देशांतर रेखा की, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी ही रहती है। अब हर जगह एक क्यों रहती है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो ये है पृथ्वी और ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, जिसको अपन एक नाम से और बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। तो 1 डिग्री के ऊपर एक अक्षांश रेखा होती है, 1 डिग्री के ऊपर एक अक्षांश रेखा होती है, तो डिग्री के अनुसार ही उनमें दो अक्षांश के मध्य दूरी क्या आ रही है, समान आ रही है, एक सी आ रही है। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच में क्या होती है, जैसे ध्रुवों की ओर आपस में मिलती है तो आपस में ये रेखाएं क्या होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, दूरों के ऊपर घटती जाती है, ठीक है। तो इस कारण से ये दोनों में अंतर पाया जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए। फिर अब अक्षांश रेखाओं से और क्या ज्ञात होता है, वो तो देशांतर की बात हो गई, भाई दूरी घटती जाती है तो आपस में दूरियां भी क्या घटत बढ़त चलती रहती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं से ये हमें पता चलता है कि भारत का दक्षिणी जो हिस्सा है वह उष्ण कटिबंधीय में है। कौन सी में है, उष्ण कटिबंधीय में, यानी जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण की ओर अपन जाते हैं तो उष्ण कटिबंधीय हिस्सा है, क्योंकि समुद्र के पास है, समुद्र के पास है और समुद्र के पास नमी हमेशा बनी रहती है, तो यह उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वहां पे पाई जाती है। और उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध है, जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है वह कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध या उष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। कौन, भारत का उत्तरी हिस्सा, भारत का उत्तरी हिस्सा वह वहां की जलवायु कौन सी है, उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। और जो दक्षिणी भाग है वह कौन से हिस्से में आता है, उष्ण कटिबंधी में आता है। कौन सा हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा किसमें आता है, उष्ण कटिबंधीय भाग के जलवायु के अंतर्गत आता है। फिर यह स्थिति देश में भू आकृति, यह जो स्थितियां हैं उत्तरी और दक्षिणी भाग की, वो किस प्रकार से कि जो भू आकृतियां हैं, वहां की जलवायु है, मिट्टी के जो प्रकार हैं या प्राकृतिक वनस्पति है, इन सब में जो भिन्नता पाई जाती है, यही इसका क्या है, प्रमुख क्या उत्तरदायी है। कौन है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं, ये दोनों आपस में इसी कारण से होता है कि जो ये भिन्नता अपन देखते हैं ना, कहीं पे तो जलवायु ठंडी रहती है, कहीं पे शुष्क रहती है, कहीं पे मिट्टी किस प्रकार की है, कहीं पे जलोढ़ मृदा है, कहीं पे लेटराइट मृदा है, कहीं पे मरुस्थलीय मृदा है, तो ये सभी इसी के इनके कारण ही होता है। कहीं पे वनस्पतियां अधिक होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, या जैसे मान लो सघन होती है, कहीं पे छितरी हुई होती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की होती है, कहीं पे एक रूपात्मक होती है। तो ये सारा के सारा कारण किस चीज से होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण ही होता है। मैंने आज आपको बता दिया अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कि किस प्रकार से ये अपनी भारत की जो स्थितियां हैं उनको प्रभावित करती है, जैसे मान लो भू आकृतियां हैं, जलवायु है, मिट्टी के प्रकार, ये सारी इस कारण से ही होती है। एक तो हो गया अपना भारत की स्थिति के बारे में, जैसे कौन से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर स्थित है। एक बात हो गई अपने भारत की, जैसे मान लो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी दूरी है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी दूरी है। फिर अपने बात की, जैसे मान लो कर्क रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो बात मैंने आपको बता दी थी कि जैसे मान लो 8 राज्य है वहां से होकर गुजरती है। लेकिन जो दूरी है वो किस कारण से होती है, इसको किस तथ्य से आधार पर अपन बता सकते हैं दूरी ज्यादा और अधिक क्यों होती है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब अपन दूरों की ओर जाते हैं उस समय क्या होता है, जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, इसलिए ये लंबाई और चौड़ाई के अंदर ये अंतर
आया था। अपने भारत की जो लंबाई और चौड़ाई की बात की थी, ये अंतर इस कारण से आया था। दूसरी बात अपन बात करते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, फिर जो बात आती है कि अक्षांश रेखाएं ज्ञात रेखाओं से ज्ञात होता है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा वो कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, और जो उत्तरी हिस्सा है वो आता है उपोष्ण कटिबंधीय अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो भारत में के जो यही जो स्थिति है देश में, जैसे मान लो कौन से क्षेत्र में हुआ करती है, किस प्रकार की पाई जाती है, या फिर जलवायु वो किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, मिट्टियां किस प्रकार से, वनस्पति किस प्रकार से, तो ये सारी भिन्नताएं किसके कारण होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण होती है। आज अपन ने पढ़ा, कल अपन पढ़ेंगे भारत के जो पड़ोसी देश है वह कौन कौन से हैं, या पड़ोसी राज्यों का विश्लेषण पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात आएगी, जैसे मान लो आकार कैसे होता है भारत का, आकार के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से आकृति प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो पड़ोसी देश है उनका भी विश्लेषण अपन आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छी राइटिंग से कॉपी के अंदर उतार लेना, या फिर आप इसको क्या करो, जैसे मान लो आपकी पुस्तक आपके सामने तो उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। फिर इसके अंदर जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगे, जैसे मान लो यहाँ आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था वो नोट कर सकते हो। फिर भारत की जो स्थिति के अंदर मैंने डिग्रियों के माध्यम से आपको बताया था वो आप नोट कर सकते हो। अब जो आपके जो ये कारण है, जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर आता है वो किस कारण से आता है, तो ये टॉपिक आप आराम से उतार सकते हो इजी लैंग्वेज में और साधारण भाषा में। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको नोट कॉपी के अंदर कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही।